तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 होम साइंस क्लास 12th के लास्ट और थर्ड लेसन में हैं जो है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। इस वाली सीरीज का ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं एनसीईआरटी के जो हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका ये एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं और किस तरह से हम अपने पेपर में आंसर कर सकते हैं। इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको तब हो सकता है अगर आप अपनी कॉपी साथ में लेके बैठो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। लिखने की प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। राइटिंग के मार्क्स हैं, आपकी आदत 2 साल में छूट गई है, तो वो सबसे अच्छा आइडिया होगा अपनी कॉपी साथ में लेके बैठो और इन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो। कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स को याद करो। शॉर्ट में ये रिवीजन है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियो एक बार सारे लेसन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद आएगी। तो आज हमारा लेसन है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन ऐसा कौन सा है जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो वो है वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू कौन कौन से हैं। हमारा जो पेपर आता है ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक में से आता है, लेकिन जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वही आए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको लेसन को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो ऑनलाइन वो अवेलेबल है, उसको देखो और उससे पढ़ाई करो। वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू। इसके सारे जो नोट्स हैं बेटा वो मेरे वीडियोस में हैं और जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा मैंने वीडियोस में वो सब कुछ कवर किया हुआ है। तो दो पहलू, सबसे पहला पहलू है सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त रखना। मतलब जो भी नुकसान कपड़े को होता है उससे उसका बचाव करना और क्षति में सुधार करना। मतलब अगर कोई नुकसान कपड़े को हो चुका है तो उसमें सुधार करना। मान लीजिए कोई कपड़ा फट गया है, उस पे कोई निशान लग गया है, तो उसकी क्षति में सुधार करना। अगला क्या है? धब्बों और धूल को हटाते हुए उसके रंग रूप और चमक को बनाए रखना। यहाँ पर आ जाता है कपड़े की धुलाई। जैसे एक हो सकता है हमारे धब्बे छुड़ाना, प्रेस करना और धुलाई करना, उस पे नील लगाना, ये कलफ लगाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हमारे 2 स्टेप्स, 2 पहलू कौन से हैं? एक तो उसको नुकसान ना पहुँचे कपड़े को और दूसरा है कि वो साफ-सुथरा रहे, उसमें चमक बनी रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, वो कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो वो कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है वस्त्रों में रेशों की मात्रा। मतलब वो किस रेशे का है। अगर कॉटन का कपड़ा है तो हम उसे सर्फ-वर्फ से भी धो लेते हैं, लेकिन हम ऊनी कपड़े को ईज़ी से धोते हैं ना। क्लियर? तो ये हो गया रेशा। रेशा कौन-सा है, ये सबसे पहला पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि हम कपड़े की धुलाई किस प्रकार से कर रहे हैं। फिर है धागे का प्रकार, कि उसमें धागे किस प्रकार के हैं। वो बहुत जैसे अगर उसमें फर निकला हुआ है, बहुत मुलायम कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट धागा है, तो वो किस तरह का है। हमने धागे भी कई तरह के पढ़े थे। ये अभी आगे भी एक बार आएगा, वहाँ पर भी मैं बता दूँगी धागा किस प्रकार का है। हमने पीछे पढ़ा था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ मैंने धागे के प्रकार भी आपको बताए थे। देख लेते हैं एक बार, शायद आपको उससे ज़्यादा ये देखो, धागे किस प्रकार के हैं। मान लीजिए अगर ऐसे उसमें धागे हैं जिसमें फर है, तो क्या हम इन्हें रगड़ पाएँगे? बिल्कुल नहीं रगड़ेंगे। अगर बहुत चिकना बुना हुआ है तो भी हम उसे नहीं रगड़ेंगे। शिफॉन का कपड़ा है, उसे आप रगड़ के नहीं धो सकते। तो कपड़ा जिस प्रकार का है उससे ज़रूर डिसाइड होगा, तो ये है धागे का प्रकार। फिर हम आते हैं वस्त्र निर्माण की तकनीकें। मान लो अगर हमारा कपड़ा जो है जीन्स की तरह का बिल्कुल गठा हुआ है, कॉटन का बहुत मजबूत बुना हुआ है, तो क्या करते हैं, हम उसे गर्म पानी में भी धो सकते हैं, रगड़ के भी धो सकते हैं। और अगर वही कॉटन का कपड़ा हमारा एक बहुत ढीला बुना हुआ है, कैनवस की तरह है, तो हम उसे उस तरह से रगड़ नहीं सकते। तो निर्माण की कौन सी तकनीक है, क्या वो बुनाई से बनाए? जैसे आपकी टी शर्ट भी कॉटन की होती है, होजरी की, लेकिन हम उन्हें उतनी बुरी तरह से रगड़ नहीं सकते। और कॉटन के जो हमारे चादरें होती हैं हम उन्हें रगड़ सकते हैं। तो वस्त्र निर्माण के लिए कौन सी तरह की वीव्स का या बुनाई का प्रयोग किया गया? फिर परिसज्जा का उपयोग, कौन सी परिसज्जा हुई है। मान लीजिए आपकी ने किसी कपड़े के ऊपर बहुत एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है, जरी का काम है, तो ऐसे कपड़ों पर हम ड्राई क्लीन करते हैं, ठीक है ना। तो परिसज्जा कौन सी हुई है। अगर कोई हमारा वाटर प्रूफ कपड़ा है तो हम उसको अलग तरह से रख रखाव करते हैं। कोई फायर फायर रेजिस्टेंट है, अगर हम उसे भी नॉर्मली धो देंगे तो उसके ऊपर जो भी परिसज्जा है वो उतर जाएगी।
तो वस्त्रों की सफाई में हमें ये चारों चीज़ें देखनी होती हैं। रेशा कौन सा है, धागा किस प्रकार का है, वस्त्र निर्माण या बुनाई किस प्रकार से हुई है और परिसज्जा कौन सी है। ठीक है, फिर ये जो लेसन है बेटा, इसमें आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है कि एक व्यावसायिक और औद्योगिक धुलाई घर के विभिन्न विभागों में व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, आपको ये बताना है। तो प्रत्येक भाग एक, जो हमारा व्यावसायिक या हमारा कोई ड्राई क्लीनर है या लॉन्ड्री हाउस है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग काम होता है। ये देखो, मैंने ये आपको अपने वीडियो का ही मेरा स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। व्यावसायिक धुलाई घर का प्रबंधन किस प्रकार से होता है, उसके कौन-कौन से भाग होते हैं, अलग-अलग ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करता है। ठीक है? यहाँ पर मैंने उनकी लिस्ट भी आपको बना दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहला हमारा आता है धुलाई। धुलाई जहाँ पर हम कपड़ों को धोते हैं, फिर हम उसमें से जल निकालते हैं, जहाँ पर जो धोया हमने, जो साबुन है उसको, जल जो एक्स्ट्रा है वो उसको निकालते हैं, फिर उसको सुखाना। ड्रायर में भी सुखा सकते हैं और उसे धूप में भी सुखा सकते हैं। फिर उसको प्रेस करना, प्रेस करने के लिए एक अलग विभाग होता है जिसको प्रेस करने का ही काम होता है। ये हम घर की बात नहीं कर रहे, घर में तो ज़्यादातर सब काम एक ही जना कर लेता है। ये हम व्यावसायिक लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर बात कर रहे हैं, जो लॉन्ड्री हाउसेज़ होते हैं। फिर कुछ संस्थानों में व्यक्तिक खंड होते हैं। अ, संस्था और व्यक्तिक खंड का क्या मतलब है कि अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग खंड होते हैं। जैसे हम अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो कुछ लोग हो सकते हैं जो लोगों से डील कर रहे हैं, जो उनसे सामान ले रहे हैं, उनको सामान दे रहे हैं, और जो लोग हमने एम्प्लॉय करे हुए हैं, जो हमारी लॉन्ड्री हाउस में काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, ये भी हो सकता है। फिर विशिष्ट वस्त्रों के लिए अलग खंड, जैसे मान लो विशिष्ट खंड सिल्क के कपड़ों के लिए, कुछ लोग हैं जो सिर्फ सिल्क को डील करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जो कॉटन को डील करे, फिर एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो सिर्फ ऊनी कपड़ों को डील करे। फिर विशिष्ट सुसज्जा, जैसे रफू करनी है, मरम्मत करनी है, ये इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। आपको क्या लगता है जो जना रफू कर रहा है क्या वही प्रेस भी करेगा? नहीं, इन सब के लिए अलग-अलग लोग होते हैं। और इस सब के बाद जब हमारे कपड़े पे ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर हम उसको पैक करते हैं। पैक करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है और पैकिंग के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वहाँ पर दे दिए जाते हैं, जहाँ से जो कस्टमर है ये उस तक पहुँच जाते हैं। तो अलग-अलग विभाग कौन से हो गए? धुलाई हो गया, जल निष्कासन, सुरखाना, प्रेस करना, उसके बाद कुछ अलग-अलग और डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिसमें विशिष्ट कपड़े हो सकते हैं, सुसज्जा हो सकती है, पैकिंग और वितरण। ये बेटा एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 नंबर का। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 4 पॉइंट्स देंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 8 पॉइंट्स देंगे, या कोई भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। कारक का अगर आएगा तो ज़्यादातर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आप रेशा, धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण और परिसज्जा लिखेंगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप डिटेल्स बताएँगे। रख-रखाव के 2 पहलू, ये तो जनरली 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किस तरह से आंसर करना है ये आपको समझ में आ जाए। फिर हम आते हैं व्यावसायिक धुलाई घर और अस्पतालों के धुलाई घर के धुलाई कार्यों की प्रक्रिया में क्या अंतर है। अब जो अस्पताल का धुलाई घर है वहाँ पे और जो नॉर्मल हमारे लॉन्ड्री हाउसेस होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो अस्पताल के धुलाई घर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर स्वच्छता और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अस्पताल में जब धुलाई होती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि कपड़े को डिसइंफेक्ट किया जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए। तो हम इन कपड़ों को ज़्यादातर उबालते हैं, डिटॉल में धोते हैं और तब साफ़ करते हैं, जो कि हमारी बाकी लॉन्ड्री के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद दूसरा ये है कि ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं हॉस्पिटल्स में वो सूती कपड़े होते हैं और पक्के रंगों के कपड़े होते हैं क्योंकि वो बार-बार धुलते हैं। उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, सूती कपड़ा क्यों है? क्योंकि हम उसे सूती कपड़ा, अगर आपको ध्यान हो तो हम उसे गर्म पानी में धो सकते हैं और सूती कपड़े को हम डिटॉल भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान उसमें नहीं होता। तो इसको डिसइंफेक्ट करना, विसंक्रमित करना बहुत आसान हो जाता है। पक्के रंगों की क्यों ज़रूरत होती है? देखो, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, जो वार्ड बॉयज़ हैं, सब अलग-अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, उनकी पहचान उससे होती है और वो रंग पक्के इसलिए हैं कि हम उन्हें बार-बार धोते हैं। सिर्फ़ वहाँ पर जो कपड़ा ऊनी कपड़े होते हैं, उनमें सिर्फ़ एक कंबल होता है, इसके अलावा सारे सूती कपड़े होते हैं, जो कि बाकी व्यावसायिक घरों में नहीं होता। अगर आप साड़ी ड्राई क्लीन करा रहे हो, वो सिल्क की भी हो सकती है, शिफॉन की भी हो सकती है। इसी तरह होटल के जो कपड़े हैं, वो पर्दे के भी होते हैं, डिज़ाइनर कपड़े भी हो सकते हैं, लिनेन भी हो सकता है और सिल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो धुलाई ज़्यादातर जो है वो सूती कपड़ों की ही होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड लेबर नहीं चाहिए।
पक्के धब्बों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, कपड़े साफ ज़रूर होने चाहिए, लेकिन कई बार छोटे-मोटे धब्बे रह जाते हैं जो कि हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल से बाहर अगर आप होटल दे रहे हो या अपनी साड़ी चेक करा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम है, वहाँ पर धब्बों पे ध्यान बहुत दिया जाता है। जो हमारी सुसज्जा है, हॉस्पिटल में सुसज्जा भी उतनी ज़रूरी नहीं होती जितना कि विसंक्रमण और स्वच्छता होती है। वहाँ पर कलफ लगा है या नहीं, आपने नील लगाया है या नहीं, ये चीज़ें उतनी ज़रूरी ये नहीं है कि इनके बिना हो जाएगा, लेकिन ये उतनी ज़रूरी नहीं होती जितना विसंक्रमण होता है। प्रेस भी बिल्कुल प्रॉपर कायदे से उतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी होटल में है। अगर पर्दे हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो होटल है, तो पर्दों की प्रेस कुशन्स की प्रेस ये एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मरम्मत करना, सुधारना, अनुपयोगी सामान का निष्पाटन करना, ये भी ज़रूरी होता है। जब सामान अगर धुल-धुल के खराब हो जाए तो हम उसको हटा सकते हैं यहाँ पर जल्दी से। लेकिन हम उसे काफ़ी समय तक चला लेते हैं, जो कि हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर नहीं करते। जैसे ही होटल वगैरह में अगर सामान खराब होने लगा, थोड़ा-सा भी रंग फेड होता है तो हम उसको बदल देते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा चैप्टर नेक्स्ट, जिसके ये छोटे से क्वेश्चंस थे, संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख-रखाव। इसका मैंने एक छोटा-सा ओवरव्यू दिया है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लो और इसे याद रख लो। अगले क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट पर जाएँगे, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे होटल वाला चैप्टर, ओके, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, डू योर बेस्ट और टारगेट 100 ऑन 100। फिर से कहूंगी, इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कॉपीज लेके बैठो, कीवर्ड्स को ज़रूर अपनी कॉपीज में नोट करते जाओ और लिखने की प्रैक्टिस करो। फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द next lesson. Till then, bye bye, best of luck.